अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे और बिलखसूस जैसे ही कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का अमल शुरू हुआ, पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां, छापे, ताले बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन सामने आई है, डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दी गई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबों के आईजी साहिबान को, चीफ सेक्रेटरी साहिबान को और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहिबान को मरासले भेजे हैं, जिसमें हुक्म दिया गया है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को गिरफ्तार किया जाए, ना छापे मारे जाएं बल्कि फैसिलिटेट किया जाए। क्या इन अहकामात पर अमल होगा? और दूसरा बड़ा अहम मामला साइफर केस, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन PTI के, उनकी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। और इस केस के अंदर भी 3 रुकनी बेंच ने जो सवालात उठाए, जो रिमार्क्स दिए और जो ऑब्जर्वेशन सामने आई और उनके जवाब में जो प्रोसिक्यूटर के दलाइल थे, वो साफ साफ इस केस की हकीकत को सामने लेकर आए हैं। और अब इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले रिहा हो सकेंगे, इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? और फिर एक और बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बदस्तूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आज की तारीख में ये फैसला दिया जाए। वो फैसला अभी तक ताहाल जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं जारी नहीं किया गया। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के सिंबर हैं अमजद शाह साहब, कानूनदान हैं, और इनके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कानूनदान हैं, और फिर बिशारत राजा साहब जो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते हैं, कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बिशारत साहब, आपसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सिर्फ हमें एक तो ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो ख़ास तौर के ऊपर साइफर केस के हवाले से जो लीगल पॉइंट्स उठाए गए 3 रुकनी बेंच में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला दिया था साइफर केस के हवाले से, वहाँ पर ज़मानत मुस्तरद की थी, उसके अंदर जो तफसीलात दी गई थी उससे बज़ाहिर ये लगता था कि तमाम इल्ज़ामात जो प्रोसिक्यूटर के हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो सज़ा तक की बात उसके अंदर की गई थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसमें लीगल पॉइंट्स क्या उठाए गए थे और जो ऑब्जर्वेशन से बड़ी इंपॉर्टेंट की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये केस जो है, बहुत से लोग इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि इससे तो केस सारा का सारा ख़त्म हो गया, तो वो क्या चीज़ थी? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस जो साहिबान हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर शाह बैठे हुए थे। इन तीनों ने बहुत आम रिमार्क्स उठाए, सवालात उठाए, कानूनी तौर पर सवालात उठाए। और जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन पर जब सवालात वो उठा रहे थे, कानूनी निकात उठा रहे थे, तो वो उनको खतर ख्वाह जवाब नहीं दे रहे थे। सबसे पहले तो जब केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो बानी चेयरमैन PTI के वकील हैं, उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किए तो कहानी स्टार्ट हुई जी वो 27 और 28 के वो मार्च के हवाले से साइफर का कि 27 को वो लहराया गया, 28 को बनी गाला में मीटिंग हुई। उस पर जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर वो 28 को जो बनी गाला में मीटिंग हुई तो जो तफ्तीशी अफसर था उसे किसने बताया कि वहाँ मीटिंग हुई और मिनट्स क्या है? उस 27 को जो साइफर बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि जी चालान जो पेश किया गया वो 27 का पेश किया गया साइफर केस का, मीटिंग जो होती है वो 28 को होती है। फिर जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने बड़ा सवाल उठाया कि तफ्तीशी को कैसे पता चला कि उसके मिनट्स क्या है। एक और बात, जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया उन्होंने कि आप जिसकी सज़ा का तयन जो दफ़ात लगी हुई है यहाँ पर, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो दफ़ात लगी हुई हैं 5(3)A जिसकी सज़ाए मौत बनती है, उन्होंने जब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप बताएं कि ये क्यों लगी और क्या कोई ऐसा मामला था कि मुल्की सालमी या दूसरा तीसरा कोई ख़तरा था,
तो राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया जी कि इससे अमेरिका को नागवारी गुजरी, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरा ये कि हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो अखबारात थे वहाँ पर हेडलाइन, बैनर हेडलाइन लगी। तो जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा ये तो कोई बात ना हुई ना जी कि आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है, सबूत है, एविडेंस है, वो दिखाएं आप। तो उस पर जस्टिस मंसूर शाह बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, ये सारे मफरूज़ों पर आपने दफात लगाई है। जस्टिस मंसूर शाह ने, जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने यहाँ पर एक और बात, बड़ी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप बताएं प्रोसिक्यूटर साहब कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर 75 सालों में ये सिर्फ जो मुंतखब वज़राए आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ क्यों केसेस बन रहे हैं, किसी को मुद्दत पूरी करने का वक्त नहीं दिया जा रहा और कोई जेलों में चले जाते हैं। उन्होंने बानी चेयरमैन का कहा कि ये तो अभी मुल्ज़म है, ये मासूम है, इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। फिर सरदार तारक मसूद जो बेंच को लीड कर रहे थे उन्होंने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। मैं समझता हूँ कि इस पर प्रोसिक्यूटर बिल्कुल कोई अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके, मुतमईन नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके कि आपने जो विटनेस जो गवाह हैं वो हल्फ जो उनसे ले रहे हैं किस पर ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हल्फ पर। उन्होंने कहा को हमारे पास जो सबूत आप हमें 19 तक का ये सबूत जो आपने हमें दिए इससे तो साबित होता है कि कोई सच उनके बयानात जो हल्फ पर नहीं हो रहे हैं। एक मौके के ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह भी शायद कहा कि हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले में माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया है, रस्सी देना बाकी रह गया है। अमजद शाह साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, हम किसी के ऊपर अदम एतमाद की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो जुडिशल पॉलिसी है या हम ये देखते हैं कि अगर तवातर के साथ एक ही फरीक या एक ही केस से मुतल्लिक एक ही अदालत में तमाम फैसले अपीलों में जाकर, खा वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या हायर कोर्ट के अंदर हो, सारे के सारे कलअदम करार दिए जा रहे हों, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गलती, कहाँ पर प्रोसिक्यूशन सही से प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा या अदलिया ठीक से नहीं कर रही? और इस केस के अंदर भी ख़ास तौर के ऊपर जो आज तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने पॉइंट्स रेज किए, ऑब्जर्वेशंस दी, उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि साइफर केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, उस तरह से तैयार ही नहीं किया गया, या इसकी बुनियाद ही जो है कि बड़ी कमज़ोर है। इस तरह कि ये तो बेल का ऑर्डर है, ये टेंटेटिव होता है और इसका ट्रायल पर या प्रोसिक्यूशन के बाकी केस पर असर नहीं होता। बिल्कुल। मेरा इस साइफर केस के हवाले से मेरा व्यू जो है वो ये था, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में कहा था कि साइफर के मुतालिक पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं, अब ये कहते हैं जी साइफर गुम नहीं हुआ। भाई साइफर गुम इसलिए नहीं हुआ कि 3 लोगों को साइफर जाता है और वो तीनों उसको या वापस जमा कराते हैं या अगर कोई एक जमा नहीं कराता तो वो सर्टिफिकेट देता है कि मैंने जाया कर दिया। इमरान खान साहब पर ये इल्जाम है कि उन्होंने जो साइफर उनके पास गया था उसको ना जाया करने का सर्टिफिकेट दिया है और ना उन्होंने वापस जमा कराया। ये बेसिक केस है उनके खिलाफ। अब रहेगी बात अमेरिका से। अब ये प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। अब अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर होना ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि आप देखें हम पेट्रोल 285 रुपए लीटर ले रहे हैं, साथ ईरान में 15 रुपए लीटर से हम नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका का दबाव है। हम गैस मेरा ख्याल है 5% की कीमत पर ले सकते हैं ईरान से, हम सिर्फ अमेरिका के दबाव पे नहीं ले सकते। तो अमेरिका का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम या फौज के साथ जो मरासिम या ताल्लुक हैं वो इतने ज्यादा गहरे हैं कि पाकिस्तान उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब होना इन हालात में जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं इनमें यकीनन मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसको इस वक्त जजेस ने नहीं सुना क्योंकि वो आमतौर पे जो केसेस सुनते हैं किसी भी केस में, जो फौजदारी केसेस हैं उनमें और साइफर वाले केस में बहुत फर्क था। आपको याद होगा कि एक दफा सीएनजी की कीमतें तय करने के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो ले लिया था। एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतें तय करने के लिए एक दफा 100 मोटो ले लिया था। तो क्या हुआ? मची, सीएनजी भी खत्म हुई और चीनी भी जो है वो 50 रुपए से आखिर 100 रुपए पे, 150 रुपए पे पहुंच गई।
तो जब भी सुप्रीम कोर्ट गैर रवायती किस्म के केसेस को रवायती अंदाज में देखेगी तो फिर इस किस्म के फैसले जो हैं वो हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बेल की हद तक है। जो जजेस के रिमार्क्स हैं उनसे ट्रायल पर तो फर्क नहीं पड़ता। जो रूटीन के केसेस हैं वो बेल का आर्डर जो है वो टेंटेटिव नोयत का होता है, सिर्फ बेल की हद तक होता है। बेल हो गई, लेकिन जो उनका ट्रायल है उसमें ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि ये देखी जाएंगी, और ये केस बहुत कोई इतना कमजोर नहीं है कि उसमें इमरान खान साहब के लिए इजी हो। शाह साहब, एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पहले मामला सारा जेर बहस आया और तमाम प्रोसेस को कलअदम करार दिया गया और फिर वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा गया था और फिर शुरू हुआ और उसको फिर चैलेंज किया गया और गालिबन 27-28 दिसंबर को उसकी हियरिंग भी होनी है। तो अजहर सिद्दीक साहब, आप इस सारे केस को किस अंदाज में देखते हैं? और हाई कोर्ट तक जब ये केस था उस वक्त ये दिखाई दे रहा था कि क्योंकि मुल्ज़मान को उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है, जो दफ़ात हैं और ऐसे इसके अंदर शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ज़मानत मुस्तरद की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ इस केस के अंदर नहीं है कि सज़ाए मौत या उम्र कैद का मामला इसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो अब आपकी नज़र में शाह साहब कहते हैं अभी भी मजबूत केस है और शायद जो 2 साल की सज़ा है उस तक, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये राय आ रही थी कि 2 साल की सज़ा तक की तो बात की जा सकती है, इससे आगे की नहीं। आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी तारीख में ये अपनी नौयत का पहला केस है, आज तक इस नौयत का केस नहीं आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जासूसों पर तो इतलाक होता है अपने अफराद पर, वही मफरूजों पे, यानी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। कहाँ ताल्लुकात मुतासर हुए? क्या अमेरिका पाकिस्तान से पीछे हट गया? बल्कि वो तो एक्सपोज हो गया, वो तो सारे हालात और वाकयात सामने आ गए। और 2 बातों पे केस मैं आम आदमी के लिए समझा दूं। इमरान खान साहब ने साइफर बाहर लहराया, तो साइफर आपको पता है सलीम साफी साहब ने पीले रंग का कहा था, वो साइफर तो डी कोड करके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनने हैं, ये बात भी सामने आ गई। और इमरान खान से बाहर एक कागज लहराया था, हम सब लोगों को पता है, उस वक्त भी पता है। और इमरान खान उस वक्त छक्का मारने के लिए तैयार थे। मेरा 27 तारीख का 6:42 का ट्वीट है। तहरीक-ए-एतमाद कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, अपना कौमी असम्बली तहरील हो सकती है, ये रिकॉर्ड पे ऊपर है। 28 तारीख को अपना जो तहरीक-ए-एतमाद है ना वो पेश हुई थी। इमरान खान साहब ने तो जो लहराया वो कागज था और एक सियासी बयान था, और सियासी बयान इस तरह था, एक वज़ीर आज़म जिसका हलफ कहता है कि उसने आइन की पासदारी करनी है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो बातें चल रही हूँ। नजर आ गया कि एक साइफर में लिखा ये है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से गिराना है, और उसके बाद अल्टीमेटली तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से गिराया गया। अब जरा बात समझे ना, यानी उनको कहां से खबर होगी, ख्वाब आ गया, जो डायरेक्शन दी, फिर हुसैन हक्कानी का मिलना, फिर उनके सफीरों का मिलना, ये सारी बातें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, एक एक चीज डिस्कस हो चुकी है। और सोशल मीडिया ने वाइब्रेंटली इस बात को इतना कह दिया कि अमेरिका को भी सारे काम में पीछे जाना पड़ा, वरना तो इस तरह की चीजें सदियों बाद आती हैं, महीनों बाद, सालों बाद जाकर अब सामने आती हैं। दूसरी बात जो इसमें थी कि अदालत के रिमार्क से कि बताएं क्या किया, जुर्म क्या किया। सेक्शन 5 और 9 का इतलाक तो माजी से होता नहीं, ये तरमीम की गई। और इस तरह का यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कंटेक्स्ट में कोई चीज सामने नहीं आती। फिर उम्र कैद और सजाए मौत के हवाले से बात किया, उन्होंने अदालत ने कहा वो सजा बनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देखे बदनीति का एलिमेंट, मैलाफिटी का, बायस का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अभी तक तारीखी तौर पर चीजें सारी सामने आ चुकी हैं कि वो बायस का किरदार उनका एक रहा है। मैं तो पिछले 2 सालों से देख रहा हूं, मैं पेश होता रहा उनके सामने। अब अपना प्रॉपर्टी फंडिंग केस में मैं पेश हुआ हूं, फिर मैं कुशाखाना का जो पहला फेज था जो 2022 में शुरू हुआ था, 2023 के अवाइल में भी मैं पेश हुआ हूं, मैंने वहां भी ये देखा है। तो असूली तौर के ऊपर ना मेरी नजर के मुताबिक तो ये केस बेल नहीं बता। अच्छा, एक चीज बताएं अजहर सिद्दीक साहब, आप भी, फिर शाह साहब आप भी इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या अगर ये उम्र कैद या सजाए मौत का केस नहीं बनता तो 2 साल तक सजा की बात हुई। और मुझे याद पड़ता है कि अटॉर्नी जनरल ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत कहा था कि नहीं, एक्सट्रीम सजा नहीं होगी, इसमें कम से कम सजा होगी। तो आप समझते हैं कि 2 साल वाला केस, ये आपको इसके अंदर ऐसा वजन है कि ये 2 साल की सजा उनको हो सकती है? नहीं, देखिए दो जराइम की हैं। एक कहते हैं साइफर लहराया, वो तो बात सामने आ गई, एविडेंस में अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं है कि बाहर साइफर लहराया साइफर। और दूसरी बात है कि बड़ी मजेदार जो बात आई है
वो गुम हो गया। अब रूल्स कहते हैं गुम हो गया होना है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो ऑफिस नहीं, स्टाफ आज़ाद की है। सिद्दीक साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आज इस गुम होने के वाले से भी बात सामने आई, तो उस वक्त जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि साइफर तो वजारत खारजा में मौजूद है, वो तो कोडेड है ही नहीं ना, जो वो डी कोड होके ब्रीफ बनता है decode, उसका, वो उसको उसके साइफर नहीं हवाले कहा से। जा सकता। ये मतलब इसमें एक कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट की दूसरा ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा आज़ाद सिद्दीक साहब, दो चीज़ें आज, एक और चीज़ के जो FIR हुई उसमें दो किरदार थे, जिनमें असद उमर और आजम खान का नाम लिया गया, उनके हवाले से कि वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये जस्टिस सरदार तारक मसूद ने ये बात की, और वो कहाँ एक आजम खान खामोश क्यों थे, जिस पर जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि शायद वो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गए हुए थे, वो वापस आए तो फिर उन्होंने कोई बयान दिया। लेकिन सरदार तारक मसूद ने एक बात, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब इज़्ज़त माब ने एक बात की कि तफ्तीशी ने उसको किस तरह परखा, जस्टिस अपने आजम खान के बयानात को, उस हवाले से। नहीं नहीं, देखिए बड़ी वजाहत बात है कि आजम खान इतने दिन गायब रहता है, गायब आने के बाद आता है, और आजम खान जब आखिरी दिनों के अंदर वजीर आजम हाउस में कई मुलाकातों में तो मैं ही मसरूफ रहा, वहां कभी आज तक उन्होंने साइफर के गुम होने का जिक्र नहीं किया, कहीं उन्होंने इस तरह के प्रेशर का जिक्र नहीं किया। और कमाल की बात है, शहबाज शरीफ साहब भी मीटिंगें करते रहे, साइफर गुम होने का तो कहीं तस्करा तक नहीं हुआ। यानी आप बैठ के आफ्टर थॉट। और दूसरी बात है, ये मार्च का केस था, और आप इसमें केस आगे को 1.5 साल बाद आकर आप केस बना रहे हैं, और नजर ये आ रहा है कि ये सारा का सारा मकसद सिर्फ इमरान अब खान आपका ख्याल है कि 2 साल की सजा का केस भी नहीं बनता? मैं शाह साहब आप बाइज्जत जी इसमें देखिए बाइज्जत बरी होना बनता है। और अभी हिसाब भी देना होगा कि 138 दिन आपने एक मुल्क के साबका वजीर आजम को रखा, और जो बातें कही गई हैं कि तारीखी तौर पर हमने देखा है कि वजीर आजम को निकाला गया, तो हमें तो रवैया फिर एक ही रखना है ना। अब ये तो नहीं कह सकते ना पिछले वजीर आजम और अगला वजीर आजम, फिलहाल इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो सिविल लिबर्टीज की बात करनी है। आपको एक ऐसा निजाम बनाना है। मैं तो लफ्ज मिसाक पाकिस्तान का अदा करता रहा हूँ इस हवाले से। इसको आखिर हिस्से में हम करेंगे बात, इस पे करेंगे जरा। मैं जरा शाह साहब आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ कि आप समझते हैं कि वाकई ये उम्र कैद का या एक्सट्रीम जो सजा है उसका है, या 2 साल का केस ये बनता है? वाकई इसके अंदर इतनी लॉजिकल चीजें हैं कि 2 साल की सजा हो सकती है उनको? तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो मिनिमम 2 साल की सजा जो है वो मिनिमम है, वो हो सकती है। और इसकी जो लॉजिकल रीजंस, जो ग्राउंड्स हैं, वो आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी हैं कि वाकई इस्तिखासा इसको साबित करेगा? बार बार इसकी एविडेंस को या इसको मिस किया जा रहा है। 3 लोगों के पास ये डिकोड होने के बाद जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर, एक आपके फॉरेन मिनिस्टर और एक आर्मी चीफ के पास। और इन तीनों को रूल्स के मुताबिक या वो इस सर्टिफिकेट जमा करा देंगे कि उन्होंने जाया कर दिया, या वो वापस जमा करा देंगे। अब उनमें से अगर कोई एक उसकी वायलेशन करता है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। अब ये कहते हैं कि साइफर इमरान खान कहता है गुम हो गया, लेकिन वजारत खारजा में भी पड़ा है, आर्मी चीफ ने भी वापस किया होगा। उसका सिर्फ उस एक इंडिविजुअल का जो एक्ट है, जो रूल्स के मुताबिक उन्होंने करना था, वो नहीं हुआ, उसका इन पर चार्ज है। ये चार्ज नहीं है कि उन्होंने सारा ही साइफर गायब कर दिया। सारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 लोगों के पास जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसका ब्रीफ आया वो उनसे मिसप्लेस हुआ। और दूसरी तरफ मौकफ ये है कि आज सवाल भी उठाया जा रहा था, मुझसे गुम हो गया जी, आज सवाल भी उठाया जा रहा था कि फिर शहबाज शरीफ साहब की सदारत में जो इजलास हुआ, और फिर 8-10 महीने तक प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं कहा गया कि किधर गया किधर नहीं। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो हेयरिंग हुई, डायरेक्शंस हुई, और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो मरासला जारी किया है, उसके नतीजे में जो इलेक्शन प्रोसेस आगे कितना साफ और शफाफ होगा, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम तरीन 2 केसेस की समाअत हुई। साइफर केस के अंदर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन PTI के, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। जबकि दूसरा केस इलेक्शन से मुतल्लिक था, जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, उनकी आज आखिरी तारीख थी, लेकिन इसमें मज़ीद 2 दिन का इजाफा किया गया है। लेकिन पंजाब के अंदर जो मनाजर नज़र आ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर या दफातर के अंदर, हत्ता के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिए जा रहे हैं, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ अपनी डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी आईजी साहिबान को हदायत भी भेजी है, मरासला भी भेजा है। बिशारत राजा, ये बताएं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन क्या थी और वो कितनी अहमियत की हामिल है और डायरेक्शन क्या जारी की थी? बहुत शुक्रिया सर। असल में ये साइफर केस की समाअत हो रही थी तो नियाजुल्लाह नियाजी जो पीटीआई के वकील हैं वो उस वक्त अदालत के सामने गए। उन्होंने कहा कि हमने कल यहाँ पटिशन दायर की है जो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड और जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उस हवाले से। तो उस पर जस्टिस सरदार तारक मसूद ने पूछा कि कब दायर की, तो उन्होंने कहा जी कल दायर की है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इसको हम आज ही लगा लेते हैं। उन्होंने फौरी आर्डर किया, उस प्रोसीडिंग के दौरान, समाअत के दौरान ही कि इसको नंबर जारी करें जी, वो आज ही। फिर बेंच बना और समाअत शुरू हुई। जब समाअत शुरू हुई तो इस बेंच में जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल थे। जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर शाह ने समाअत शुरू होने के साथ ही ये कहा जी कि रिमार्क्स दिए कि हमने टेलीविज़न में देखा और अखबारात में पढ़ा कि लोगों को उठाया जा रहा है और उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। तो इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा जी कि बाज़ाहिर जो इल्ज़ाम है लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होने का वो दुरुस्त नज़र आता है। उन्होंने शुआब शाहीन जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमारे लोगों के कागजात छीने जा रहे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये किस तरह का इलेक्शन जो कमीशन के काम थे, उनसे कहा कि आप तो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और आप लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अडयाला जेल जाकर रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत कर रहे हैं। ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है? उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रही कि आप जो है एक जमात को बिल्कुल अलग से क्यों डील इस तरह कर रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि हर एक सियासी जमात को मौका दिया जाए आगे आने का। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन मकबूल तरीन लीडर हैं, उनका क्या? उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस वक्त ये साइफर केस में उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि वो मकबूल तरीन लीडर है, उनके बाहर आने से समझ नहीं आती सोसाइटी को या माशरे को क्या नुकसान है। फिर उन्होंने उस्मान डार की वालदा के हवाले से भी बात की कि जिस तरह उन्हें कल गिरफ़्तार किया गया वो बड़े बाज़ाहिर बड़े दुनिया देखा, लेकिन वो मनाजर अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि चीफ जो सरदार तारक मसूद कायम चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन कहाँ पर ब्रह्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा ये किस तरह आप कह रहे हैं? आप फौरी तौर पर एक तरफ तो MPO जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड का कह रहे हैं जी कि दे रहे हैं, और जो बंदा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाता है उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। आप फौरी तौर पर MPO को रुकवाएँ और IGs को, चारों सूबों के IGs को, ROs को और इनको मरासले जारी करें और लिखें कि जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने के ला रहे हैं उनके लिए ले गिरफ़्तार बिल्कुल ना करें, हरासा ना करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये उन्होंने सख्ती से कमा दिए कि हमारे पास पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शिकायत ना आए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। फिर इलेक्शन कमीशन मीटिंग भी हुई, मीटिंग के बाद मरासले जारी किए गए। अमजद शाह साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि क्या समझ में आता है केसेस हों, FIRs हों, उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, इश्तिहारी हैं, अगर वो आते हैं तो ठीक है। अब जो वकला हैं जो पेपर जमा करवाने जा रहे हैं या जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है जो पेपर जमा करवाने जा रहे हैं या फैमिली मेम्बर जो जा रहे हैं, उनको भी रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर से, दरवाजे से या तो अरेस्ट किया जा रहा है। चौधरी शुजात साहब की हमशीरा जब गई हैं तो वहाँ पे अंदर से ताले लगा दिए गए। ये मनाजिर जो है क्या पाकिस्तान में आपने पहले कभी देखे? और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जब इलेक्शन के अंदर अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करना होता है और हुकूमत साजी का एक बड़ा अहम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसके अंदर अगर ये रुकावटें पैदा होती हैं, इसका अजाला क्या है? और फिर ख़ास तौर पर जब पूरी रियासती मशीनरी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको किस तरह से निपटना चाहिए इन इदारों को, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को? ये पाकिस्तान के जो हम अवाम हैं, ये हम देख पहली दफा रहे हैं, लेकिन होता ये 70 सालों से यही रहा है। हमारे तो ये पहली दफा है कि हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन 70 सालों की तारीख देखें तो होता यही रहा है। हम देख नहीं सकते थे, अब देख रहे हैं। और किसी तरह भी ये कोई जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है
ये बल्कि मुल्क की, जिसे हम कहते हैं ना कि जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। ये जो कुछ हो रहा है ये किसी तरह भी ना, ये किसी जमहूरी असूल को देखा जा रहा है, ना किसी कानून को, ना किसी आइन को, ना किसी फैसले को। और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अगर डायरेक्शंस जारी भी कर दें तो डायरेक्शंस उनको जारी की जा रही हैं जो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब चोर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम चोरी ना करना, डाकू को कह रहे हैं यार कल डाका ना मारना। मतलब जो लोगों के बुनियादी राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उनसे वो बुनियादी हकूक छीन रहे हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको डायरेक्शन दे रहा है कि जी ना करें ऐसे। अच्छा शाह साहब, ये बताएं तो कि इलेक्शन कमीशन के पास क्योंकि अभी शेड्यूल जारी हो चुका है और फिर जो आरओज़ हैं वही डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं जो एमपीओ के ऑर्डर्स भी जारी करते हैं, गिरफ्तारी के अहकाम भी दे देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं कि वो अज खुद, क्योंकि पहले वो सूबाई या वफाकी हुकूमत को कहते थे, हुक्म देते थे कि इनका तबादला कर दें, अगरचे वो भी तबादले नहीं हुए, तो क्या इलेक्शन कमीशन अब अज खुद इन आरओज को या उन पुलिस अफसरों को बदल सकता है, वहां से हटा सकता है? बदल सकते हैं बिल्कुल। इसका इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़ा अख्तियार है, वो खुद भी इनको तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन मसला ये है कि तब्दील कर भी देंगे तो फिर भी आएगा तो कोई। शाह साहब, ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद था, इसको इलेक्शन की तब्दीली के इलेक्शन कमीशन ने कहा तब्दील करें तो सारों लगा दिया, कौन सा बदल सकता है? कौन? अच्छा, ये नहीं, आपकी बात बशारत साहब बिल्कुल ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इसको तब्दील भी करेंगे तो कोई डीसी ही लगेगा इधर ना। जी ऐसा ही है। मतलब पुलिस वाले को आप तब्दील करेंगे तो पुलिस वाला ही आएगा, तो जैसा ये पुलिस वाला जैसा वो पुलिस वाला, जैसे ये कंट्रोल हो रहा है वैसे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये जो अहकामात हैं इन पर शायद अमल इनके 70 सालों में मतलब इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं कर सके। अजहर सदीक साहब, आप समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मरासला भी गया है, इसके बाद कोई हालात बेहतर होंगे? और अगर हालात बेहतर नहीं होते तो फिर इन दोनों इदारों को क्या करना चाहिए? किधर है खालिद साहब, बुनियादी तौर पर मैं इसको अदालतों का सिग्नल वीक हो गए होंगे ना। अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के थे, हम 10 फरवरी 2022 से शुरू हुए, बड़ी कोशिशें की हमने कि इस प्रोसेस को आगे ले जा सकें। 2023 से पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आइन पे अमल दरामद नहीं हुआ। आइन रूंधता रहा, आइन को कुचला जाता रहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की, और जब पहले कहा गया इलेक्शन असेंबलियां वक्त से पहले तहलील नहीं की, फिर इन्हीं की हुकूमत ने पीडीएम की 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दी, फिर गैर कानूनी तौर पर ये हल्का बंदियों के मामले में ले गए। और अब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सैयद मंसूर निशा का लेटेस्ट फैसला आया है, उनका हल्का बंदी में इतना अहम मामला नहीं है, ये इलेक्शन के बाद भी देख लेंगे। इलेक्शन अहम है, तो इलेक्शन जो अहम है ना, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पुरानी करते आ रहे हैं हम, आज तो नहीं, हम तो फील्डिंग की बात भी करते आ रहे हैं। हमने इसका बरमला इजहार भी किया तोशा खाना के केस में, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस ने ट्रीट किया कि वो जुरिस्डिक्शन आज तक डिसाइड नहीं कर सके। फिर हमने बाकी तौहीने इलेक्शन कमीशन के मामला में बहुत से ऐसे मामला। अजहर सिद्दीक साहब, मैं थोड़ा सा एक आपको याद करवा दूं, ये शाह साहब ने भी पहले बात की थी, ये जो साइफर केस में आज जो प्रोसिक्यूशन की जो तफ्तीश है ना, उस पर भी सवालिया निशान उठाया गया। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जिस तरह आप तफ्तीश कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, जिस तेजी से आपके प्रोसिक्यूशन पर सवालिया निशान है। हाँ, ये देखिए ना, बशारत साहब ने जो बातें सारी कही ना, जरा ये देखिए, ये अदालतों की जिम्मेदारी थी। ये नहीं कि अदालतों के सामने सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाती रही है। आज खुद नोटिस का इख्तियार भी मौजूद था, लेकिन नहीं किया गया। बहुत देर कर दी ना इस सारे मामले में। चले, देर आए दुरुस्त आए। पिछले 17 महीने से फसाइयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है। मैं मिसाके पाकिस्तान की बात करता रहा हूँ। अब भी तमाम सियासी जमातें समझ जाएं, इन्हें मौका दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। छोड़ दें, जो अवाम चाहती है, जिसको मुंतखब करना चाहती है, उसको मुंतखब करना जाए। ये जो तजर्बे हैं 85 के प्रोजेक्ट, ये नहीं चल सकेंगे।
अब मुल्क आगे जा चुका है और मुल्क को आगे लेके जाना है 70 सालों से। जैसे अमजद शाह साहब ने कहा 72 सालों से यही होता है, तो इसको रोकना कैसे है कि जब सब सियासी जमातें टूल बन जाएंगे। अभी अभी देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा तमाशा देखते रही है 17 की 17 सियासी जमातें, जो जुल्म हो रहा है, फसाइयत हो रही है, सारा कुछ देख रही हैं और बता रहे हैं हमारे साथ भी हुआ था। ओ भाई, तुम्हारे साथ हुआ था तो अगर अब हो रहा है तो अब रोको। ये नहीं कि तुम टूल बन जाओ और तुम इसका हिस्सा बन जाओ। ये टाइम ऐसा है, अभी तो देखे, मैं बताऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ फील्डिंग सेट होने के लिए ग्राउंड खुला है। अभी तो मैच शुरू होना है, फील्डिंग किसने करनी है, बॉलिंग किसने करनी है, फिर क्या अंपायर ठीक होंगे, अभी तो बहुत से आगे काम पड़े हुए हैं। ये तो एक इब्तदा है और अच्छी इब्तदा है। अच्छा अजहर सदीक साहब, एक सवाल और भी उठता है, अमजद शाह साहब आप भी जरा इसके ऊपर जरूर राय दीजिएगा कि आज चीमा साहब पे बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में यहाँ पे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से थे और इस्टेब्लिशमेंट का उनके पास पोर्टफोलियो भी था, फिर कहा गया असासे जमा करवाए, उन्होंने असासे भी जमा नहीं करवाए और फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा जी कि आप चले जाएं। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम फील्डिंग जो है पूरी सेट कर ली थी, अब उनका रोल जो है कि एग्जीक्यूट करना था, वो अब एग्जीक्यूट करने वाले करेंगे। इसलिए ना तो उन्होंने अपने असासे बताए कि उनके एसेट्स कितने, हालांकि चंद दिन पहले ही जो है कि वो एक नैब के केस के अंदर बाइज्जत बरी हुए हैं, उन्होंने कहा जी नहीं ये इनके ऊपर केस नहीं बनता, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने असासे नहीं बताए। और दूसरा जो है कि इस मामले में भी अपना काम जो उन्होंने करना था वो तो करके चले गए थे। तो आप ये समझते हैं कि वाकई ये जो आरओज़ की तकर्री थी जो अब नज़र आ रहा है, इसके पीछे वो जो बाज़ लोग खदशात का इज़हार कर रहे थे वो प्रैक्टिकली नज़र आ रहे हैं? क्या ये बात दुरुस्त थी? है देखिए, मैं बताऊं आपको, हम तो सबूतों के साथ बात ही करते रहे हैं। यानी इसमें कोई ताल्लुक है कि आह चीमा ले लें, अपना फवाद हसन फवाद, उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा, बाकी लोग ले लें, इनके बारे में हर एक को पता है। हम नहीं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते रहे। फिर आपको पता है ट्रांसफर पोस्टिंग निगरान वजीर आला जो लगाया गया, निगरान वजीर आला, यानी तमाम चारों सूबों के अंदर निगरान वजीर आला वहां की सियासी जमातों की मर्जी से लगाए और उनका किरदार अदा कर रहे हैं। तो सर वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही होता है ना कि आप दोनों अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर मिलके नाम देंगे, अब वो तो सियासतदान हो गए ना। शाह साहब जरा आप ये बताएं, इसके अंदर तो वजन बहुत ज्यादा है कि आज चीमा साहब ने जो काम करना था वो तो कर गए हैं, अब जो लगा गए हैं, आप भी कह रहे हैं कि 70 सालों से हो रहा था, अभी भी आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन करता रहेगा, लेकिन होगा तो वही जो उन्होंने प्लान किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब आज चीमा साहब के जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूट वो कर, आज चीमा साहब भी जिनके लिए फील्ड सेट कर रहे थे वो करके उनके लिए चले गए, अब इम्प्लीमेंट करने वाले दूसरा आके कर लेगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने करना था वो कर गए हैं और उनको अब इलेक्शन कमीशन उनको निकाल के एक वैसे एक पॉइंट स्कोर कर रहे हैं कि देखें जी हम बड़ा फेयर एंड फ्री करने के उसमें हमने आज चीमा को निकाल दिया, हमने फलां को निकाल दिया, फलां को, मतलब वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम ये सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन जब टाइम भी नहीं किया तो बाद में करने से फायदा तो कोई नहीं होता। चलें ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम इसी पर और फिर ये भी ज़रा देखेंगे कि अब आने वाले दिनों हफ्तों के अंदर एक बड़ा अहम सवाल जो है वो ये भी है कि क्या इलेक्शन से पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ अभी 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें वो गिरफ्तार हैं और उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिनकी समाअत 27 दिसंबर को होनी है। तो क्या 27 दिसंबर के बाद चेयरमैन पीटीआई बाहर होंगे या किसी नए मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है? इस हवाले से बातचीत करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत करेंगे हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की और इसमें कुछ केसेस के हवाले से भी। बिशार राजा ये बताइएगा कि बहुत सी उम्मीदें पैदा हुई हैं लोगों में इस वक्त कि शायद एक पार्टी के सरबराह जो मुसलसल 5 अगस्त से जेल में है कि वो रिहा हो सकते हैं। अभी 2 केसेस, एक अलकादर ट्रस्ट केस है, एक तोशाखाना केस है जिसमें 27 दिसंबर जो है वो तारीख मुकर्रर है। इसके अलावा 9 मई के कुछ केसेस ऐसे हैं जो लाहौर के अंदर उनकी अबूरी ज़मानतें गिरफ्तारी के बाद जो है कि वो मनसूख हो गई थी और वो इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 27 तारीख को अगर इनकी ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो क्या ये रिहा हो सकते हैं या फिर 9 मई के मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी डाल के और फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा? और ये इलेक्शन प्रोसेस जितना भी है, इलेक्शन से पहले जो एक बात की जाती है कि उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, आपको ऐसा ही लग रहा है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, करने पर आए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह आपने बात की कि चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन इस वक्त 2 केसेस में जो है ना वो गिरफ्तार है। एक तो
अलकादर ट्रस्ट और दूसरा तोशा खाना। 27 दिसंबर को इनकी समाअत लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा ये कि इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो चुके हैं। अब उनकी जो अगर वो अदालती नज़ायर पर जाएँ देखा जाए तो इनकी ज़मानत जो है ना वो पहली पेशी पर ही बनती है। अगर पहली पेशी पर नोटिस जारी होंगे तो अगली पेशी पर उनकी ज़मानत बन जाती है। आज अटारनी जनरल ने जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर वकील है जो चेयरमैन PTI के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि इस वक्त चेयरमैन PTI 60 के करीब जो मुकदमात थे उनमें जमानतों पर है। 60 के करीब मुकदमात, ये केस है और 2 केस जो अलकादर और तोशा खाना का जिक्र किया कि ये 2 केसेस 3 केसेस हैं जिस पर उनके अभी ज़मानत नहीं हुई। आज सैफुल में तो उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन बाकी 2 केसेस हैं वो 27 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर इसके अलावा बाकी 9 मई के हवाले से एक तो फैसलाबाद का उनका वो उसमें इन्वॉल्वमेंट किया था, FIR दर्ज हुई थी, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस थे। अगर वो देखा जाए तो उनकी ज़मानत बनती है वो इंतखाबात से पहले 8 फरवरी से पहले या जनवरी के पहले हफ्ते में या दिसंबर के आखिरी दिनों में वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर करने पर ना आया तो मुमकिन है तो शाह साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। और अजहर सदीक साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि हमें वे फॉरवर्ड, हमें तलखियों को शायद कम करना होगा। पाकिस्तान जिस किस्म के सियासी माशरती माशी हालात से गुजर रहा है उसमें इदारों के माबैन, सियासी जमातों के माबैन और फिर सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के दरमियान जो है वो एक हम आंगी बर्दाश्त होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है कि हम शायद आगे ना बढ़ सकें। और इस वक्त जो हालात हैं, और ये एक बेहतरीन मौका होता है कि जब अवाम अपने हुकूमत का ख़ुद इंतखाब कर रहे होते हैं, तो आप ये समझते हैं कि वे फॉरवर्ड करने के लिए हमें इन तलखियों को इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इनको कम करने के लिए क्या होना चाहिए? सियासी सतह के ऊपर क़यादत को क्या करना चाहिए, रियासत को क्या करना चाहिए, इदारों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने लोग जो सियासी वर्कर्स हैं, उन्हें एक इलेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे लड़ना चाहिए कि सिविल सुप्रीमेसी के लिए हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। हम और कोई काम भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिविल सुप्रीमेसी हमारा बेसिक एजेंडा होगा। जिस दिन इस बात पे तमाम पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो गए, उस दिन फिर किसी भी ताकतवर इदारा भी जो है, जो सरकारी मुलाजिम है, वो फिर किसी मौके पर भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं कर सकेंगे। देखें, हमारे इर्द गिर्द और ममालिक भी हैं जो बिल्कुल हम जैसे ही थे। इस जो हमारा ये खिता है, इसमें उन सारों ने सिविल सुप्रीमेसी पे जिस वक्त वो गए, जिस वक्त इदारों की मुदाखलत और उनके जो किरदार है उसको मिनिमाइज किया गया, तो उसके बाद हालात चेंज हो गए। पॉलिसी बनाना किसी सरकारी मुलाजिम के बस की बात नहीं है। ये विजन वाले लोग ही बना सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हों, जो सिविलियन हों, उनसे ये काम लेना चाहिए। और जब तक हम सिविल सुप्रीमेसी की बुनियाद पर हमारे पॉलिटिशियन से एक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। कभी एक को एक उठा के ले आएंगे, कभी दूसरे को, कभी दूसरा दूसरे को मारेगा, कभी दूसरा दूसरे को चोर कहेगा। जिस दिन ये इकट्ठे हो गए और असल मसले पर आ गए, तो उस दिन ये मुल्क जो है हकीकी आज़ादी भी इसको मिलेगी, नया पाकिस्तान भी बनेगा और ये मुल्क खुशहाल भी होगा और ये बहुत तरक्की करेगा। जी अजहर सदीक साहब, अच्छा आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं शाह साहब? मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं कि जो नैब वाले किसी इमरान खान साहब का, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले बाहर आने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि नैब वाले केसेस जो हैं उसमें वो जमानत के हकदार इसलिए नहीं होंगे कि उन्होंने जो अमेंडमेंट्स ये की थी PDM वालों ने, अगर वो उसी तरह रहती तो इमरान खान साहब के लिए ये केसेस कुछ भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके नैब का पुराना कानून जो है वो बहाल करा लिया था और अब वो खुद उसको फेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको वो बाहर आने दिए जाएंगे। और भी बहुत सारे केसेस उन्होंने पाइपलाइन में रखे होंगे ताकि एक के बाद एक में, जैसे परवेज इलाही साहब के साथ हुआ जी, उसी तरह इमरान खान साहब को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जी अजहर सदीक साहब, आप भी चलें इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि इलेक्शन से पहले वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। और दूसरा फिर जो मिसाक पाकिस्तान का आपने एक जुमला दिया, मैंने आपको कार्ड दिया कि ताकि हम आखिर में फिर ये देखेंगे
अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मिसाक पाकिस्तान क्या होना चाहिए। और शाह साहब ने दुरुस्त किया कि सबको ये आइन की बालादस्ती के ऊपर करना होगा। लेकिन एक ये भी बात है कि हमारी सियासी जमातें इकट्ठी होती नहीं हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ खुद गड्ढे खोदते हैं और उसमें फिर खुद गिर रहे होते हैं। तो ये इन सारों को इकट्ठा करना और वो बिल्ली के गले में घंटी डालना जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कौन करेगा? अच्छा, खालिद साहब, बात इतनी है, यहाँ मैं मिसाके जमहूरियत का नाक़िद रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वो एक बदनीति की बुनियाद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट साइन किया था कि एक जाने वाला और आने वाला, और आपने देख लिया कि निगरान हुकूमतें जिस तरह लगाई गई हैं, जो कुछ ये निगरान हुकूमतों ने तिया पाचा कर दिया इस निजाम का। फिर इलेक्शन कमीशन जाने वाला और आने वाला जो लगा चलो अभी आगे देखते हैं ना कि मिसाक पाकिस्तान आपने एक आइडिया दिया है, तो वो क्या होना चाहिए? मैं उसी में आ रहा हूँ आगे। देखिए, हमें इन चीजों से निकल के ना अब आगे आना है। मिसाके पाकिस्तान अभी जो आपका एजेंडा है ना, मिसाल के तौर पर करप्शन का, जरा उन सबको एक तरफ रखकर इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी कैसे होगी, इदारे कैसे अपने काम में काम करेंगे, अदलिया का निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, इंतजामिया कैसे अब सोशल ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड हो सकती है। तमाम सियासी जमातें मुल्क के मुआशी हालात को डीरेल नहीं करेंगी। अगर एक पॉलिसी बैठकर तय हो जाएगी, उसको पॉलिसी को फ्लोट करेंगी, हर कोई आकर अपना एजेंडा अपना नफाज नहीं करेगा। यानी ये जो मेजर इशू है फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, ये वो सारी चीजें बैठकर आज अब टेबल पे तय कर लें और ये छोड़ दें कि मैं आऊंगा तो तभी करूंगा। ये इसमें स्टेट्समैनशिप पैदा करनी पड़ेगी आपको कि कोई, यानी यहाँ क्या हो रहा है कि मैं आऊंगा तो करूंगा। यानी 3.5 साल के अंदर इमरान खान कहां से कहां इकोनॉमी लेके थे, 17 महीने में जो तबाही कर दी, और 17 महीने का तजर्बा आगे नहीं चल सकता। आगे वो ये चलाना चाहते हैं कि मिल मिला के सारे इकट्ठे होकर चलें, वो मैं नहीं समझता वो चल सकता है। हाँ, अगर चलाना चाहती है तो ये आकर माफी मांगे, कौम से बताएं कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, हम ट्रैक से उतर गए थे, आगे चलना चाहते हैं और आगे चलने के लिए आकर बैठे। और ये जो नैब जैसा इदारा, मैं बड़ा इस हक में था कि चलना चाहिए, लेकिन मैंने देख लिया कि पाकिस्तान में ये करप्शन का बयानिया चल नहीं सकता। यहाँ दिन दहाड़े डकैतियां पड़ती हैं, कुछ नहीं। और इमरान खान के खिलाफ ये तोशाखाना वगैरह का या 190 मिलियन पाउंड केस है ही कोई नहीं, 1 रुपए की करप्शन नहीं है, नजर आ रहा है पैसा सारा यहाँ पड़ा है। ये जो मिसाक पाकिस्तान को क्या हम जो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब भी कहते हैं कि मिसाक मईशत होना चाहिए, तो क्या ये मिसाक पाकिस्तान और मिसाक मईशत को कोई दरमियानी रास्ता निकाल के और कोई इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैंने देखे ना, मिसाक पाकिस्तान में मईशत की बात भी मैंने कर दी है। मैंने ये नहीं कह रहा कि नहीं बैठकर। मिसाक पाकिस्तान जरा लार्जर अपना ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे आएगा, उसके और उससे इस मुल्क का मुस्तकबिल तय होगा। 17 साल से जो तजर्बे करते हैं नाकाम हो गए हैं, 85 के प्रोजेक्ट हम लेकर आए तब नाकाम हो गए। हम तो नाकामी के दहानों पे खड़े हैं और नाकामी हमने कितने अपने आपके सामने है। देखिए, आपके साथ साथ के लोग, बांग्लादेश कहां से कहां चला गया, इंडिया तो आपसे तो कहां निकल गया, अफगानिस्तान अभी वहां से अमरीकी निकल के गए। आपके सामने पोजीशन है कि वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सके? तो तुर्की आगे चला गया। मैं शाह साहब की तरफ आता हूँ। बड़ा ब्रीफली शाह साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैंने अजहर सिद्दीक साहब से भी पूछा, हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है, कि ये बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? हम सब कहते हैं कि इकट्ठे होना चाहिए, सियासतदान को मिल बैठ के करना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे का गला काटने के लिए जो है कि तैयार रहते हैं। जब तक न इन सियासतदानों को लड़ाने वाले जो हैं वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। ये सियासतदान दो ने मिसाक जमहूरियत तैयार किया तो ये इमरान खान को लाया गया, फिर इमरान खान को अब सख्ती हुई तो अब वो भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार हुए तो एक किसी और को ले आएंगे। वो लोग जो ये सारा खेल पीछे बैठ के खेल रहे हैं ना, असल तो रोकना उनको रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। जिस दिन सियासतदान इस बात पे राजी हो गए कि हमने इनको रोकना है तो उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे, जो है हालात ठीक हो जाएंगे। अभी देखिए, सारे इदारों को घेरा हुआ है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो अपना करना, पार्लिमान कर सकता है, ना अदलिया कर सकती है, ना इंतजामिया कर सकती है। डीसीओ को देखें, एसीओ को देखें, डीआईजीज को देखें, हर तरफ एक रोना है कि जी ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। वजह बेसिकली कि एक ही वजह है पीछे, उस वजह को जब तक वो ठीक चले इस अच्छी उम्मीद के साथ कि सियासतदान मिल बैठे और कोई एक ऐसा लाएमल तय कर लें कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। अमजद शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बिशारत राजा
आपका भी बहुत नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।